लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि अवकलनीयता क्या होती है और मैंने आप लोगों को सोल्व भी करा दी थी। एक क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया था। अवकलनीय की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लीजिए क्या होती है। वैसे यूज में तो आएंगे नहीं, सिर्फ समझने के लिए। एफ और जी दो फलन दिए हुए, दोनों ही फलन कैसे हैं? अवकलनीय है। तब जब आप इसका डिफरेंशियल करते हो के इंटू एफ ऑफ जेड, जहाँ के क्या है? कांस्टेंट है। तो ये तो आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता ही नहीं है। किसका डिफरेंशियल होगा? एफ ऑफ जेड का। तो आप इसे लिख सकते हो के इंटू डी ओवर डी जेड एफ ऑफ जेड। अगर दो फंक्शन सम है और डिफरेंस है, और जब आप उनका डिफरेंशियल करते हो तो वो जो डिफरेंशियल है दोनों फंक्शन पर क्या हो जाएगा? अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है ये सिर्फ नॉर्मली वही है, कुछ और नहीं है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है प्रोडक्ट के रूप में, तो ये तो आपको पता ही है, एक कांस्टेंट रहता है, दूसरे का डिफरेंशियल करते हैं, फिर दूसरा कांस्टेंट रहता है और पहले का डिफरेंशियल करते हैं। यू इंटू वी की फॉर्म से, सेम उसी तरीके से। और ये यू अपॉन वी की फॉर्म से। कंडीशन है कि जो जी ऑफ जेड है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मेरा एफ ऑफ जेड किसका फलन है? एफ इज फंक्शन ऑफ जी ऑफ जेड। तो आप इसका डिफरेंशियल कैसे करोगे? आपको ये तो पता है, पहले तो इस फंक्शन का पूरे का करोगे तो क्या हो जाएगा? एफ एस जी ऑफ जेड, और फिर किसका करोगे? जी ऑफ जेड का। ठीक है। अब देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है वो है विश्लेषिक फलन। कि विश्लेषिक फलन क्या होता है वो देखें यहाँ पर। ठीक है, यही मेन टॉपिक है, इसके लिए डिफरेंशियल याद होना चाहिए क्या होता है। एक मानिए फलन एफ ऑफ जेड क्षेत्र डी में विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ जेड क्षेत्र डी में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। या फिर कोई फलन एफ ऑफ जेड बिंदु जेड नोट पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ जेड बिंदु जेड नोट और इसके प्रतिवेश में अवकलनीय है। देखिए क्या कह रहा है, मेरे पास एक फलन है एफ ऑफ जेड, और ये फलन कैसा है? एक मानीय फलन, यानी जिसके संगत जेड के प्रत्येक मान के संगत डब्ल्यू का एक ही मान प्राप्त हो, ये पढ़ा था। ये फलन है एफ ऑफ जेड जिसका क्षेत्र क्या है? डी। ये फलन एफ ऑफ जेड इस क्षेत्र डी में विश्लेषिक कहलाता है अगर ये डी के प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो? अवकलनीय हो। यानी आपको जो भी क्षेत्र डिफाइन किया हुआ है उस क्षेत्र के हर एक बिंदु पर अगर मेरा फलन क्या है? अवकलनीय है प्रत्येक बिंदु पर, तो वो क्या कहलाता है? विश्लेषिक फलन कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन कि कोई भी फलन किसी बिंदु जेड नोट पर विश्लेषिक फलन कहलाएगा अगर ये फलन मेरा इस बिंदु पर और इसके प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो? अवकलनीय हो। तो विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन देखो, नॉर्मली ये कहती है कि कोई भी फलन विश्लेषिक फलन कहलाएगा अगर वो जो मेरा फंक्शन है वो क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो? अवकलनीय हो। अगर वो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो विश्लेषिक फलन होगा, और अगर कोई भी एक बिंदु ऐसा मिल गया कि जिस पर वो अवकलनीय नहीं है तो वो विश्लेषिक फलन नहीं होगा। विश्लेषिक फलन होने के लिए वो क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर कैसा होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे। विश्लेषिक फलन को होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। कई बार विश्लेषिक फलन के नाम से भी ज्यादा तो विश्लेषिक फलन के नाम से ही डिफाइन किया जाता है, लेकिन कभी कभी होलोमॉर्फिक भी के नाम से भी आता है। तो विश्लेषिक फलन को ही होलोमॉर्फिक फलन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। ये किस फंक्शन किस बिंदु पर अवकलनीय था? केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय था। मूल बिंदु के अलावा ये किसी भी बिंदु पर क्या था? अवकलनीय नहीं था। आगे बात समझ में, सिर्फ मूल बिंदु पर ही है और किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, तो ये क्या है? मेरा विश्लेषिक फलन नहीं है किसी भी बिंदु पर। क्लियर है? दूसरा फंक्शन देखिए, एफ ऑफ जेड है 1/1 माइनस जेड। देखिए जेड बराबर 1 पर ये फलन डिफाइन होगा ही नहीं, क्योंकि जेड बराबर अगर आप 1 पे डिफाइन करते हो तो ये फंक्शन तो इन्फिनिटी हो जाता है। 1 के अलावा ये सभी बिंदुओं पर क्या है? विश्लेषिक फलन है। क्यों? क्योंकि जेड बराबर 1 के अलावा जो ये मेरा फलन है वो हर एक बिंदु पर आपको अवकलनीय मिलेगा। अवकलनीयता की डेफिनेशन लगा के ट्राई कर लेना, मिलेगा 1 के अलावा। तो जो z बराबर 1 के अलावा ये प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय फलन है, तो z बराबर 1 के अलावा ये प्रत्येक बिंदु पर कैसा फलन होगा? विश्लेषिक फलन होगा। हमने यहाँ पर एक चीज इंक्लूड की है, z इज इक्वल टू 1 के अलावा प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक फलन है। क्लियर है? तो ये होता है विश्लेषिक फलन। ना अब एक हमारी थ्योरम है कि किसी भी फलन, एक नोट देख लीजिए फिर हम पढ़ते हैं। देखिए यदि कोई फलन एफ ऑफ जेड किसी बिंदु जेड नोट पर अवकलनीय नहीं हो तो ये बिंदु विचित्र बिंदु कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर मेरा जो फलन है, हमें एक ऐसा बिंदु मिल गया कि उस बिंदु पर क्या है? वो अवकलनीय नहीं है, तो वो बिंदु कैसा बिंदु कहलाता है? विचित्र बिंदु।
अभी आपने एक एग्जांपल देखा था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड। जो ये मेरा फलन है जेड बराबर 1 के अलावा प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, अवकलनीय। सिर्फ एक ये बिंदु ऐसा है जेड बराबर 1 जिस पर मेरा फलन अवकलनीय नहीं है। तो जेड बराबर जो 1 है सॉरी, ये कैसा बिंदु कहलाएगा, विचित्र बिंदु कहलाता है। तो फलन जिस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है वो बिंदु क्या कहलाता है, विचित्र बिंदु कहलाता है। देखिए अब थ्योरम है कि फलन f ऑफ z के विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, कि मेरा कोई फलन विश्लेषिक फलन कब होगा उसके लिए हम कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, विश्लेषिक फलन होने के लिए कि कोई भी फलन विश्लेषिक कब होगा। देखिए फलन f ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई के किसी प्रांत d में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अर्थात डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y और डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। देखिए ये इक्वेशन याद रखना, क्वेश्चंस में यूज आएगी, कोशी रीमान समीकरण होती है। कोई भी फलन दिया हुआ है मेरा f ऑफ z जो कि क्या है u ऑफ एक्स वाई प्लस में आयोटा v ऑफ एक्स वाई। देखिए u और v क्या है, आपके पास जब भी आप फलन लिखते हो x प्लस आयोटा y क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ये इस तरीके से भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। तो ये तो रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट। रियल जो वास्तविक भाग होता है वो एक्स और वाई दोनों का फलन हो सकता है और जो काल्पनिक भाग होता है वो भी एक्स और वाई दोनों का फलन होता है। तो जो u है ये वास्तविक भाग है जो कि एक्स वाई का फलन एक्स का भी हो सकता है वाई का, दोनों का भी हो सकता है, और ये काल्पनिक भाग है। ठीक है, तो ये मेरा फलन है f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, इसका किसी भी क्षेत्र d में, प्रांत बोले क्षेत्र D में विश्लेषिक फलन होने के लिए जरूरी है कि जो u और v है, यानी इसी क्षेत्र D में जो फलन u और v कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। कोशी रीमान समीकरण होती है डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y और डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v ओवर डेल x। आगे बस हमें यहां से u से आप लिखकर इसका x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके ये और ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इसी तरीके से v की। तो ये कंडीशन याद रखना कि कोई भी फलन विश्लेषिक फलन होगा अगर वो कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। अब इसका प्रूफ देखिए, माना फलन f ऑफ z प्रांत d में एक विश्लेषिक फलन है। तो देखिए हमने विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन अभी पढ़ी थी कि अगर फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय क्षेत्र के तो विश्लेषिक होगा। यानी अगर मेरा फलन विश्लेषिक फलन है क्षेत्र D में तो इसका मतलब है कि वो जो फलन है वो कैसा है, क्षेत्र D में अवकलनीय है। क्योंकि विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन यही कहती है कि फलन f ऑफ z क्षेत्र D के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। तो यानी कोई भी फलन अगर विश्लेषिक फलन है तो इसका मतलब है कि वो क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो देखिए, तो मैंने मान लिया कि जो f ऑफ z है वो क्षेत्र D में विश्लेषिक फलन है। इसका मतलब है कि जो फलन है f ऑफ z वो D के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। यानी फलन f डैश अवकलन f डैश z क्षेत्र D के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। तो माना फलन f ऑफ z प्रांत D में एक विश्लेषिक फलन है तब D के प्रत्येक बिंदु पर अवकलन f डैश z अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। अतः प्रत्येक z बिलोंग्स टू D के, इसका मतलब z क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है। अवकलनीयता की डेफिनेशन लगा दीजिए कि f डैश z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z। ये क्या होना चाहिए, अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अब चूंकि f ऑफ z क्या है, u प्लस में आयोटा v, तो जब आप f ऑफ z प्लस डेल्टा z निकालोगे तो x की जगह तो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x और y की जगह y प्लस डेल्टा y। क्लियर है। अब देखिए जब मेरी लिमिट z टेंड्स टू 0 जा रहा है और z जो होता है वो क्या होता है, x प्लस आयोटा y, तो अगर z 0 की तरफ है तो यानी वास्तविक और काल्पनिक भाग भी किसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, 0 की तरफ। तो इसी तरीके से जब डेल्टा z टेंड्स टू 0 हो रहा है तो डेल्टा x और डेल्टा y भी किस तरफ टेंड करेंगे, 0 की तरफ। समीकरण 1 में मान रखिए लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, ये तो किसमें चेंज होगी, डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y टेंड्स टू 0।
क्लियर है। एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू आपके पास ये है और एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये होगी। मैं यहाँ पर यू के फंक्शन को तो एक साथ रखा है और वी के फंक्शन को आयोटा कॉमन लेकर एक साथ रख लिया। और डेल्टा जेड क्या होगा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। क्लियर है ये चीज यहां तक ना। अब देखिए, आप लिमिट को दोनों को एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते, तो यहां पर दो केस डिफाइन होंगे उसी तरीके से। पहला, जब जेड एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो और जब जेड वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो। तो सबसे पहले हम लेंगे केस फर्स्ट कि यदि डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अनुदिश क्या हो, शून्य की ओर अग्रसर है। अगर मेरा डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर है तो एक्स अक्ष पर डेल्टा वाई तो किसकी तरफ होगा, जीरो की तरफ होगा, और डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। क्लियर है। यहां वाई जीरो मत कर देना, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमें सिर्फ डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इन्हीं को सोल्व करना है। आगे बस, तो एक्स अक्ष पर डेल्टा वाई क्या है, जीरो है, तो डेल्टा जेड क्या मिल गया, डेल्टा एक्स। समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। क्या पुट करोगे, डेल्टा वाई तो जीरो होगा, तो सिर्फ लिमिट किसकी ऑपरेट होगी, डेल्टा एक्स की लिमिट ऑपरेट होगी, और डेल्टा वाई ये भी जीरो हो गया, यहां पर भी जीरो हो गया, ठीक है, और यहां नीचे भी जीरो हो चुका है। डेल्टा वाई की जगह जीरो पुट कर दिया और लिमिट सिर्फ एक्स की ऑपरेट हो गई। क्लियर है ना। अब लिमिट को यू के और वी के फंक्शन पे अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए। जैसे हमने अलग अलग ऑपरेट किया तो ये वैल्यूज मिल गई, आयोटा कांस्टेंट है तो लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो वैल्यूज है ये किसकी होगी, डेल यू ओवर डेल एक्स की, क्योंकि जैसे आपको ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जिस तरीके से आपको ये लिखता है लिमिट, जैसे डेल्टा, नॉर्मली मैं आपको समझा रही हूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल्टा जेड ओवर डेल एक्स, तो जैसे लिमिट लगती है तो क्या हो जाता है, डी जेड ओवर डी एक्स। चूंकि यहां पर आंशिक अवकलन में बात करेंगे, क्योंकि u और जो v है वो x और y के फलन है, दो चरों के फलन है, तो आंशिक अवकलन के रूप में डिफाइन होंगे। तो ये जो वैल्यूज होगी वो किसकी होगी, डेल u ओवर डेल एक्स की। आगे बात समझ में। और ये वैल्यूज किसकी हो गई है, डेल v ओवर डेल एक्स की। आगे बात समझ में। तो ये हो गया डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। ये वैल्यूज क्वेश्चन में भी हो जाएंगी, लेकिन डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की तरह नहीं आएंगी। कैसे आएंगी, क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर लेंगे। अब दूसरा केस बनता है जब डेल्टा जेड क्या हो, वाई एक्स के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर, तो वाई एक्स पे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, आयोटा डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा एक्स से क्या हो गया, जीरो। तो समीकरण 2 में सिर्फ लिमिट किसकी ऑपरेट होगी, डेल्टा वाई की ऑपरेट होगी, और डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा, जीरो पुट हो जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगी। आगे बस में, अब दोनों पे u के फंक्शन पे और v के फंक्शन पे अलग अलग मैं लिमिट ऑपरेट कर रही हूँ। जैसे ही दोनों फंक्शन पे लिमिट ऑपरेट करी तो एक मुझे ये वैल्यूज मिल गई और दूसरी ये वैल्यूज मिल गई। आगे बात में देखिए, यहाँ किसकी रिस्पेक्ट चल रही है, डेल्टा वाई की रिस्पेक्ट में, तो ये किसकी वैल्यू है, डेल यू ओवर डेल वाई की, और ये जो वैल्यूज है वो होगी डेल वी ओवर डेल वाई की। आगे बस में यहाँ पर ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डैश जेड क्या हो गया, माइनस आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल वाई। समीकरण 3 और 4 की कंपेयर करिए। सबसे पहले वास्तविक भाग, इसमें कौन सा है, डेल यू ओवर डेल एक्स, और यहाँ डेल वी ओवर डेल वाई, तो यानी वास्तविक भाग क्या हो गया, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई। क्लियर है। काल्पनिक भाग में देखिए, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स, माइनस इधर लगा दिया है तो यहाँ पे हो गया डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। हमें यही प्रूफ करना था, और ये आपको याद होना चाहिए, ये क्या है, कोशी-रीमान समीकरण है। तो किसी भी फलन के लिए विश्लेषिक फलन होना, किसी भी फलन के विश्लेषिक फलन होने के लिए क्या आवश्यक प्रतिबंध है, कि वो कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता हो। क्लियर है। अब एक नोट है और उसके बाद एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे कोशी-रीमान समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स है, एक्स के सापेक्ष आंशिक फलन, इसे आप शो कर सकते हो यू एक्स, और डेल वी ओवर डेल वाई को वी वाई। इसी तरीके से डेल यू ओवर डेल वाई को यू वाई और डेल वी ओवर डेल एक्स को वी एक्स। तो कोशी-रीमान समीकरण को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। क्लियर है ना। अब देखिए एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट मोड एक्स वाई मूल बिंदु पर कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, लेकिन इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। देखिए हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये मेरा फलन दिया हुआ है ये मूल बिंदु पर कोशी-रीमान समीकरण को तो संतुष्ट करता है, यानी ये दो वैल्यूज बराबर और ये दो वैल्यूज बराबर, लेकिन वो मूल बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है।
तो सबसे पहले हम इसकी कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट कराते हैं। क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ जेड क्या होता है, u प्लस आयोटा वी, और आपको क्या दिया हुआ है, अंडर रूट मोड एक्स है। यानी ये कौन सा भाग है, सिर्फ वास्तविक भाग है। तो u की वैल्यू तो क्या होगी, अंडर रूट मोड एक्स है, और यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी, इसको लिख सकते हो आयोटा इंटू जीरो, यानी v की वैल्यू हो गई जीरो। मूल बिंदु किस पे, z बराबर जीरो पे, यानी z बराबर जीरो पे, इसका मतलब x बराबर जीरो और y बराबर जीरो। नाउ तो देखिए डेल u ओवर डेल x मूल बिंदु पर किस तरीके से डिफाइन होंगे। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर जब x के लिए निकाल रहे हो तो x के लिए y किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। आगे बात समझ में, तो इसी तरह और x तो रहेगा, यानी u लिमिट किसकी लगेगी, सिर्फ x की लगेगी, क्योंकि अभी आपने जब सोल्व किया था तो x अक्ष पर डेल्टा y जीरो, लिमिट सिर्फ डेल्टा x की लगी थी। यहाँ x और y के लिए बात करेंगे तो डेल u ओवर डेल x मूल बिंदु यानी x और y के मूल बिंदु जीरो जीरो पर क्या होगी, इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्योंकि x के लिए निकाले, u x जीरो, क्योंकि x के लिए y क्या हो गया, जीरो, माइनस u ऑफ जीरो जीरो, ये क्या है, मूल बिंदु पर फाइंड कर, अपॉन x माइनस जीरो। जिस तरीके से आपने अवकलन लेता पढ़ा था एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। अगर मूल बिंदु की बात करूं तो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो, लेकिन चूंकि x के लिए निकाल रहे हो तो y जीरो हो गया। क्लियर है, देखिए u ये है मेरा, x की जगह तो x और y की जगह क्या पुट कर दोगे, जीरो। क्लियर है, दोनों के लिए जीरो पुट करोगे तो क्या हो गया, जीरो अपॉन में x, क्या क्या बन गया, ऊपर जीरो बन गया, तो कंप्लीट वैल्यूज जीरो। इसी तरीके से डेल u ओवर डेल y निकालोगे मूल बिंदु पर तो लिमिट किसकी लगेगी, क्योंकि y के रिस्पेक्ट y टेंड्स टू जीरो, x क्या है वहां पे जीरो, तो u ऑफ जीरो y माइनस u जीरो जीरो, क्योंकि मूल बिंदु पर निकल ए बी पे निकलवाता तब यहाँ a और b पुट अपॉन y माइनस जीरो। तो u में क्या पुट करोगे, x की जगह जीरो और y की जगह y, ये तो क्या होगा दोनों पे जीरो अपॉन y, कंप्लीटली क्या मिल गया, जीरो, क्योंकि ऊपर जीरो बन रहा है। नाउ डेल v ओवर डेल x मूल बिंदु पे निकालोगे, डेल v ओवर डेल x निकाल रहे हो तो लिमिट किसकी लगेगी, x की लगेगी, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, v ऑफ x जीरो माइनस v ऑफ जीरो जीरो अपॉन x माइनस जीरो। v क्या दिया हुआ है, जीरो, कंप्लीट जीरो। इसी तरीके से डेल v ओवर डेल y भी क्या मिल गया, जीरो। तो देखिए ux बराबर होना चाहिए vy के, ये ux है ये vy है, दोनों क्या आ रहे हैं, जीरो, और uy बराबर होना चाहिए माइनस वी से, क्योंकि जीरो तो माइनस का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो यानी मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। अब देखिए विश्लेषित फलन के लिए मूल बिंदु पर निकालना है, यानी z बराबर जीरो, तो f डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू जीरो f ऑफ z माइनस f ऑफ जीरो अपॉन z माइनस जीरो। z टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब x और y टेंड्स टू जीरो, f ऑफ z क्या है, अंडर रूट मोड एक्स वाई, जीरो पुट कर दोगे तो जीरो अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। आपने रियल में पढ़ा था, हम अवकलन सोल्व करते थे तो पद से लेके चलते थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर भी आप क्या लोगे, एक पथ लेके चलोगे कि माना z इस पथ y इज इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर है, y x में चेंज हो गया तो लिमिट से किसकी होगी, x की पुट हो जाएगी, और y की जगह क्या पुट कर दोगे, एम एक्स। क्लियर है, ऊपर क्या बना, मोड एम एक्स स्क्वायर, देखिए मोड है और ये एक्स स्क्वायर है, तो मोड के अंदर एक्स